गुड मॉर्निंग बेटा। बाकी स्टूडेंट बहुत लेट ज्वाइन करते हैं भाई, टाइम की इतनी कमी है, ऐसे इतने टाइम है। लास्ट वीक सैटरडे को जो क्लास हुई थी उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जितने भी कंपोनेंट्स थे वो सब हमारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही सबसे लास्ट टॉपिक है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसमें बेसिकली बहुत बेसिक से एक एग्जांपल से समझाते हैं वेट्स क्या होते हैं। पहले ये समझो, सपोज तुम जॉब करते हो, तुम्हारी सैलरी है 100 रुपीज मान लो। ठीक है, तो हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं? हम एक साथ तो पूरे 100 रुपए खर्च कर नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, उस 100 रुपीज के कुछ पार्ट्स कर लेते हैं। कैसे पार्ट करते हैं? लाइक 100 रुपीज में हम क्या करते हैं, 10 रुपीज अपने कहीं अगर हमें आना जाना हो तो हम कन्वेंस या फेयर चार्जेस में रख देते हैं। ठीक है, 20 रुपीज हम अपने क्या करते हैं, हम अपनी क्लोथिंग और इनकेस या कोई हमारे घर मतलब जो भी हम हमारे खाने पीने में घर में आ रहा है उसके लिए। ठीक है, 10 रुपीज का हमारा क्या रहता है, कोई हमारे बिल वगैरह हमें पे करनी हो वो हो गया। रेस्ट 10 रुपीज हम क्या कर रहे हैं, सपोज हमारा कुछ कोई अनफोर्सीन एक्सपेंसेस आ गए उसके लिए हमने रख दी। अब इस तरीके से हमारे 60 रुपीज एक्सपेंस हो गए, खर्च हो गए, स्पेंड हो गए। अब हमारा क्या बचे, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज। अब उस 40 रुपीज में हम क्या करते हैं, 20 रुपीज के सपोज हमारे इन्वेस्टमेंट है। अब जो हमारे 20 रुपए बचे, हम उस 20 रुपए का क्या करते हैं, उसको हम अपनी सेविंग के तौर पर रख लेते हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ जब तक हमारी नेक्स्ट सैलरी नहीं आएगी तब तक हम इस रेस्ट अमाउंट या बचे अमाउंट से काम चलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमने अलग अलग हेड्स में थोड़ा थोड़ा से पैसे कहीं ना कहीं अपने पास एज अ सेविंग के फॉर्म में रख लिए। ठीक है, इससे हमें क्या होगा, जब भी जैसे ही हमें जब भी जरूरत पड़ेगी हम इन पैसों से अपने जो भी हमारी फ्यूचर नीड्स है उनको हम फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने अलग अलग बताया कि 10 रुपीज इसमें, तो ये सारे हमारे कहलाते हैं वेट्स, कि हमने हमारी जो टोटल कैपिटल थी उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको कुछ वेट्स प्रोवाइड कर दिए। यही, और जब ये सारे वेट्स को हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल हमारा अमाउंट बन जाता है। यही आज हम पढ़ेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसमें क्या होता है ये देखो, सबसे पहले तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है हमें ये जानना होगा, और इसको कौन कौन से फैक्टर्स पे इफेक्ट डालते हैं ये सब कुछ। ठीक है बेटा, एक सेकंड जरा रुकना, बस एक सेकंड। तो हम बात कर रहे थे वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। जितने अब तक हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हेड्स पढ़े हैं, जब हम सबको उन सबको ऐड कर देते हैं तो वो हमारा बेसिकली बन जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है हमारी, वही उसी को ही हम कहते हैं या तो कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लिखा भी हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिफाइंड एज weighted the average cost of various sources of financing, or total cost of capital is also known as composite cost of capital, overall cost of capital और weighted average cost of capital। ठीक है, बेसिकली जो ये WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें फाइंड करनी होती है, इसके लिए हमारे अब तक हम एक चीज बहुत ही बेसिक सी है। अब तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे, जो भी हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी थी उसको हम के से डिनोट करते थे। अगर हमें डेट की निकालनी है, कॉस्ट ऑफ डेट, दैट मीन्स के डी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो वो हमारी हो गई के पी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स वो हो गई हमारी के ई। मतलब हर एक एक जितने भी कंपोनेंट है, ईच कंपोनेंट हैज अ क्या, डिस्टिंग्विश्ड सिंबल जिससे हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को फाइंड करने के कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं, वो क्या है? सबसे पहले है असाइनिंग वेट्स टू स्पेसिफिक कॉस्ट। जो भी हमें कॉस्ट निकालनी है उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई एक कॉस्ट असाइन कर देंगे। ठीक है, सॉरी, उस कॉस्ट को हम कुछ वेट्स असाइन कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो कॉस्ट होती है और जो असाइंड वेट्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, अब इधर हम जो हमारा थर्ड और लास्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम जितने हमने वेट्स लिए हैं सबका हम टोटलिंग कर लेते हैं
और जो इंडिविजुअल वेट्स होते हैं उसको हम उस टोटल वेट से डिवाइड कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। ओवरऑल हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी होती है कि जो हम फाइंड कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब जो सिस्टम होते हैं वेट्स प्रोवाइड करने का, उसके बेसिकली दो दो कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? एक तो हिस्टोरिकल या एग्जिस्टिंग वेट्स, दूसरा होता है मार्जिनल वेट्स। जो वेइंग के सिस्टम होते हैं वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हमारे सिलेबस में डायरेक्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैसे फाइंड करते हैं वही है, ठीक है। तो लेकिन ये जान लो कि हिस्टोरिकल वेट्स या एग्जिस्टिंग वेट्स होते क्या है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल या एग्जिस्टिंग वेट्स हमारे वो वेट होते हैं जो कि हमारी एक्चुअल प्रोपोर्शन होते हैं किसका, जो भी हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है कि किन किन कंपोनेंट से मिलके हमारी ओवरऑल कैपिटल डिजाइन हुई है। या तो टोटल डेट है, या इक्विटी है, या टोटल इक्विटी है, या फिर डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है, या फिर इक्विटी में भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं, या इक्विटी में प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स ही प्रॉपर है, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स है, ठीक है। इस टाइप से कैपिटल स्ट्रक्चर में जो जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके जो एक्चुअल वेट्स होते हैं वही हमारे हिस्टोरिकल या एग्जिस्टिंग वेट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जब हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट की जाती है उसमें जो हमारे ये जो वेइंग सिस्टम होता है हिस्टोरिकल या एग्जिस्टिंग वेट का, इसको जब हम इनमें जब हम वेट्स प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारा बेसिकली टोटल कॉस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसका जो रियल प्रपोर्शन आता है, जैसे डेट की हमारी कॉस्टिंग आ रही है सपोज 10%, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमारी आ रही है मान लो 20%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर हमारी आ रही है 30%। तो ये जो आ रहे हैं 10, 20, 30, हम यही वेट्स उठा के जहां जहां हमें जरूरत होगी इन हेड्स के अंडर में हम वही वेट्स असाइन कर देंगे। तो बेसिकली जो एक्चुअल वेट्स होते हैं उन्हीं को हम यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे हिस्टोरिकल या एग्जिस्टिंग वेट्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे होते हैं मार्जिनल, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। नेक्स्ट हमारे होते हैं मार्जिनल वेट्स। अब मार्जिनल वेट्स क्या होते हैं? जब हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है, ठीक है, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ऐसे नहीं समझ पाओगे, ऐसे समझो जो वो प्रपोर्शन या उस तरीके से वेट्स को डिवाइड करना या वेट्स को अपने वेरियस हेड्स पे असाइन करना कि कैसे कहें, हमें अगर किसी एडिशनल फंड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, अगर हमें किसी भी एडिशनल फंड की जरूरत पड़ती है, उस केस में जो भी हमारी एडिशनल क्या बोल सकते हैं, रुको ऐसे ही इसी लैंग्वेज को ही एक्सप्लेन करते हैं। लिखा है फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू रिप्रेजेंट अ मार्जिनल कॉस्ट द वेट्स एम्प्लॉयड मस्ट बी मार्जिनल, that is the weights must corresponds to the proportion of financing inputs the firm intends to imply। इसका मतलब फर्म को जिन फंड्स की जरूरत होती है किस लिए, अपनी फर्म खुद को, अपनी फर्म को, मतलब फर्म के प्रॉपर रनिंग के लिए या फर्म के प्रॉपर जो भी डे टू डे या डेली के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करने के लिए, फिनेंस करने के लिए जिस भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये कह सकते हैं जिस भी जितने भी फंड्स की जरूरत होती है उस फंड्स को हम जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग ही हम वेट्स असाइन करते हैं, ठीक है। द proportion in which additional funds required to finance the investment proposal will be raised are known as marginal weights। So in case of marginal weights, the firm calculates the actual cost of capital of the incremental funds, that is the weights used are not based on the existing capital structure. In fact, weights are based on real financing mix। रियल financing mix means financing, जैसे मार्केटिंग मिक्स होता है, उसमें क्या होता है, जितने भी मार्केटिंग में टूल्स की जरूरत होती है सबका वो क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड एक मिक्स होता है। सेम ऐसे ही हमारा फाइनेंसिंग मिक्स क्या होता है, वो हमारा ये कहता है कि हमें अपने फर्म की फाइनेंसिंग में फर्म के फाइनेंशियल जो भी वर्क जो भी फाइनेंशियल प्रोसीजर्स या फाइनेंशियल वर्क्स है उसके लिए हमें जिस भी टाइप से हम
फंडिंग कर रहे हैं, चाहे हम लोन के थ्रू कर रहे हैं या इक्विटी, लोन नहीं, चाहे हम डेट के थ्रू कर रहे हो या इक्विटी के थ्रू कर रहे हो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कर रहे हैं, जिस भी वेरियस रिसोर्सेस जो भी हैं अवेलेबल रिसोर्सेस उनसे हम कर रहे हैं, तो जैसा हम यूज ले रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हम उस हेड को उतने ही वेट्स असाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं। बेसिकली दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, एक कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, दूसरे अनकंट्रोलेबल या नॉन कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और अनकंट्रोलेबल हमारे वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं। अनकंट्रोल, देखो एक बहुत सिंपल सी चीज आती है यहाँ पे, जो हमारे कंट्रोल में होंगे दैट मीन्स वो हमारी विद इन द फर्म होंगे, वो सारे फैक्टर्स जो हमारे फर्म के इनसाइड वर्क कर रहे होंगे, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हमारे कंट्रोलेबल फैक्टर हो गए। अनकंट्रोलेबल हमारे वो फैक्टर्स हो गए जो हमारी आउटसाइड द फर्म या हमारी फर्म जिस सराउंडिंग में वर्क कर रही है उस सराउंडिंग में जो फैक्टर्स हैं जिन पर फर्म का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, वो हमारे कहलाते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। लाइक जैसे करंट सिचुएशन ही देखो, तुम लोग कहाँ हो? अभी अपने घर में हो, तो घर में रहकर जिस भी तरीके से तुम अपने को सेव कर सकते हो तुम वो कर सकते हो, बट अगर तुम बाहर निकल रहे हो, आम पब्लिक अगर रिक्वायर्ड बिहेवियर नहीं करी, लाइक वो मास्क नहीं यूज करी, तो इन सब चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, हम सिर्फ वहां तक हमारा कंट्रोल रहता है जहां तक चीजों को हमारे आसपास या हमारे लिमिट की होती है। ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट जाके हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो अब वो फैक्टर्स जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है वो कौन से होते हैं? लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, आरबीआई के एंड से बढ़ाया जा रहा है, उसे हम ना ही कम कर सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं। लाइक सीआरआर है, एसएलआर है, बैंक रेट है, ये सारे ऐसे रेट्स है। पेट्रोल का प्राइस अभी लेटेस्ट लेकर चलो, पेट्रोल का प्राइस हो गया या मस्टर्ड ऑयल का प्राइस हो गया, इन सबके रेट्स क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे हाइक हो रही है, इनमें बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्या इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी फर्म के अंदर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अब अगर उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं है, तो उस डिमांड को तुम अकॉर्डिंग, उस प्रोडक्ट को तुम, उसके प्रोडक्शन को अकॉर्डिंग टू दैट डिमांड, उस प्रोडक्शन को क्या कर सकते हो? कम भी कर सकते हो, और जैसी जरूरत हो उस हिसाब से उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हो गया लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। ये हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर किसी भी फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है टैक्स रेट। टैक्स रेट कहाँ से डिसाइड होता है? ये हमारे बजट से स्लैब्स बन के आते हैं, वहीं से टैक्स रेट डिवाइड होता है कि जिसकी इनकम, जिस पर्सन की इनकम 2.5 लाख 3 लाख से कम है या बिलो द 2 लाख 2.5 लाख और 3 लाख से, उसे किसी भी टाइप का कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अब अगर किसी की उससे ऊपर है, मतलब 3 से 5 लाख में है, या 5 to 7 लाख से 7 to 10 लाख, तो उसको कुछ परसेंट का टैक्स पे करना पड़ेगा। किसको? गवर्नमेंट को। तो ये जो हमारे टैक्स रूट होते हैं ये भी हमारे इंटरेस्ट रेट की तरह ही बढ़ते घटते रहते हैं, इन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे वो फैक्टर्स हैं जिनको फर्म कंट्रोल कर सकती है। उसमें सबसे पहला हमारा फैक्टर आ रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी। फर्म की जो कैपिटल है उसका क्या स्ट्रक्चर है? बार बार बता रहे, दो ही टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है, या वो टोटल डेट फर्म हो या टोटल इक्विटी फर्म हो या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, मीन्स डेट एंड इक्विटी फर्म हो। ठीक है, तो फर्म, आपकी फर्म के कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ये हम खुद तय करते हैं। ठीक है, ये कोई बाहरी पर्सन आके, गवर्नमेंट आके हमें नहीं बताती है। ठीक है, ये हमारी खुद की समझ होती है कि हम किस तरीके से अपनी फर्म को इस तरीके से उसमें फिनेंसिंग का या फिनेंशियल वर्क इस तरीके से मेंटेन करें कि जो भी हमारी फर्म हो उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर हो वो बहुत ही अच्छा हो। अगर ऐसा होगा तभी शायद ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी फर्म गेन कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिविडेंड पॉलिसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे कह सकते हैं कि सपोज तुम्हारी कंपनी में जो भी डिविडेंड है, सॉरी शेयर होल्डर्स हैं, डिविडेंड कहाँ से निकल कर आता है? जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम जो अमाउंट पे करते हैं, जिसे हम पे आउट रेशियो भी कहते हैं, वही हमारा डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड बेसिकली हमारी रिटेन अर्निंग्स भी हो सकती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी? डिविडेंड पॉलिसी की।
अब एज अ फर्म तुम भी चाहोगे जो तुम्हारी कंपनी में शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स हैं, अगर हम उनको इन टाइम प्रॉपर तरीके से डिविडेंड पे करते रहेंगे तो ये एक अच्छी चीज होगी कि वो हमारी फर्म में ही एज इट इज मेंटेन रहेंगी, या मे भी हो सकता है वो अपने ज्यादा से ज्यादा और कैपिटल इन्वेस्ट करें, ठीक है। बट इन केस अगर हम डिविडेंड का पेमेंट इन टाइम नहीं करेंगे या डिविडेंड का एक अमाउंट, एक डेफिनेट अमाउंट नहीं करेंगे, ऐसे केस में जो भी हमारे शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर है वो शायद दूसरी फर्म की ओर स्विच कर जाए। तो ये भी एक ऐसा डिसीजन होता है जो कि फर्म अपने एंड से ले सकती है, उसमें किसी भी आउटसाइडर की फर्म को जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी सेम इसी तरीके से है। सपोज तुम ही हो, तुम्हारी अर्निंग है, तुम पैसा कमा रहे हो, तुम्हारी जॉब है, तुम्हारी सैलरी है, उस केस में जहां भी तुम पैसा लगाना चाहोगे ये तुम्हारी अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि तुम किस जगह पैसे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। किस पॉइंट से तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट जनरेट कर सकते हो, तो उस जगह पे तुम उस जगह ही पे जाके क्या करेंगे हम, कि हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां से हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा हमारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी उसी डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। अब ये एक अलग बात है कि हमारे इन्वेस्टमेंट में हमें फ्रॉड हो गया, जो भी हो गया, धोखा हो गया, लोग हमारे पैसे लेके भाग गए, वो एक सेकेंडरी चीज है। हम यहाँ पे बस बात कर रहे हैं कि जो भी हमारी किसी फर्म की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो मेन सबके बीच नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जाती है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो वो क्या होती है, जो फर्म के टॉप मोस्ट अथॉरिटीज होती हैं 2 to 3, उनको उनको ही शामिल करके फर्म की जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको डिसाइड किया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट हमारा नो है, मैम। ओके। अब नेक्स्ट है कि अब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे निकालते हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू KE into W1 plus KD into W2 plus KP into W3। सपोज कोई क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ डेट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, ठीक है। और और तुम्हें इसके साथ साथ एक और चीज भी दे रखी है। तुम्हें क्या दे रखा है कि जो जितनी ये कॉस्ट निकाली है, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इन सबके असाइंड वेट्स भी तुम्हें दे रखे हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब के सी निकालना है, और तुम्हें के डी दे रखा है, के ई दे रखा है, और के पी दे रखा है। अब इसको निकालने के लिए देखो ये फॉर्मूला देख रहे हो, के ई इंटू W1, तीन फैक्टर्स या तीन कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए थे, के डी, के ई और के पी। इन तीन कंपोनेंट से रिलेटेड वेट्स लिखे हुए हैं, W1, W2, W3, ठीक है। अब हमें टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है या वर्किंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हम क्या करेंगे, इन सारे वेट्स को इन ईच इंडिविजुअल, जो भी हमें क्या दे रखे, कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स दे रखी है, इनसे हम असाइन वेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपस में सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, और उसके बाद हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। क्लियर है? ये और अच्छे से तब क्लियर हो पाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक मिनट, देखो लिखा भी हुआ है वहां, केडी कॉस्ट ऑफ डेट था, केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स था, केपी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, W1 प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी कैपिटल इन कैपिटल स्ट्रक्चर। इक्विटी इसलिए अगर के ई है दैट मींस हमें वहां पे क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, दैट मींस फर्म हमारी क्या है, इक्विटी फर्म है। नेक्स्ट हमारा के पी दे रखा है, नहीं के डी दे रखा था प्रीवियस पेज पर, तो वो हमारी क्या थी, कॉस्ट ऑफ डेट थी। कॉस्ट ऑफ डेट किस वक्त की, जबकि बोलो, कॉस्ट ऑफ डेट अगर हमारी के डी दे रखी है तो जो W2 होगा वो क्या होगा, उसी डेट के प्रपोर्शन, डेट का ही तो प्रपोर्शन होगा, कहाँ पे, कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा किससे बनता है, जैसी हमारी फर्म की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो या कैपिटल स्ट्रक्चर हो, मींस टोटल डेट फर्म है या टोटल इक्विटी फर्म है या टोटल डेट प्लस टोटल इक्विटी फर्म है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारी क्या दे रखी है, W1 हमारा क्या होगा, प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी कैपिटल इन कैपिटल स्ट्रक्चर, W2 प्रपोर्शन ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, W3 प्रपोर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर। प्रेफरेंस शेयर का है या प्रेफरेंस कैपिटल का है, सेम थिंग, ठीक है। अब हमारे फाइनली क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, HP लिमिटेड हैज पेड अप इक्विटी कैपिटल 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक, क्या कह रहा है, कोई HP लिमिटेड कंपनी है, उसके पास पेड अप इक्विटी कैपिटल है 60 लाख इक्विटी शेयर्स की, ठीक है। अब हमें और नेक्स्ट क्या दे रखा है, जो भी शेयर्स के प्राइस दे रखा था उस हिसाब से शेयर की वैल्यू क्या है, काफी कम है क्योंकि ईच शेयर 10 रुपीज है, ठीक है। द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज ₹24। The current market price of a share is ₹24. During the current year, the company has declared a dividend of ₹6 per share. Okay. The company has also previously issued 14% preference shares of 15. The company has also previously issued 14% preference shares of ₹100, each aggregating ₹3 lakh at 5% discount, and 3 lakhs 5% discount, and 13% debentures. Okay, 14% differential. 3 lakh, each aggregating 3 lakh at 5% discount, and 13% debentures of ₹100 each for 15. Okay. नेक्स्ट हमारा 13% डिबेंचर जिनकी प्राइस, बेटा आवाज नहीं, बेटा थोड़ा नेटवर्क जोन में आके बोलिए, कुछ भी क्लियर नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो आप समझ में नहीं आ रहा है। हम फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दो। कोई HP लिमिटेड कंपनी है जिसके पास उसकी पेड अप कैपिटल है 60,000 इक्विटी शेयर्स की, मींस कंपनी के पास 60,000 इक्विटी शेयर हैं जिनका प्राइस है ₹10 ईच, मतलब एक एक शेयर का प्राइस हुआ ₹10, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 6 लाख हो गई, ये तो पता लग रहा है। जो करंट मार्केट प्राइस है शेयर का वो है ₹24। इसी करंट पीरियड में ही, इसी फाइनेंशियल ईयर में ही कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कितना, ₹6 पर शेयर का, ठीक। इससे कम और इससे पहले कंपनी ने 14% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे ऑफ 100 ईच, एग्रीगेटिंग ₹3 लाख एट 5% डिस्काउंट। जो इशू किए थे उस पे कंपनी ने 5% डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया, एंड 13% डिबेंचर्स और इशू किए थे ऑफ ₹100 ईच फॉर ₹5 लाख। 5 लाख रुपए के लिए 13% डिबेंचर इशू किए जिसमें प्राइस था ₹100 ईच। द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 40%। जो हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो 40% है, ठीक। टैक्स स्लैब भी पता लग गया। अब जो ग्रोथ रेट है डिविडेंड में, वो एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी कि उसकी जो ग्रोथ होगी उसके डिविडेंड में वो 5% की होगी, ठीक है। हमें सब कुछ अलग अलग पता लग गया, कंपनी की पेड अप कैपिटल लग गई, पता लग गई, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर पता लग गया, ठीक। एक शेयर का प्राइस भी हमें पता लग गया, और ये भी पता लग गया कि कंपनी कितने रुपए का डिविडेंड पे करेगी, ठीक है। अब हमें इन सब के बेसिस पर टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बतानी है। बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले देखो, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला सबको पता ही है, यहाँ पे हमें टैक्स रेट निकालना है। टैक्स रेट के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट के लिए टैक्स रेट हमें 40% दे रखा है, और इंटरेस्ट हमें दे रखा है 13%। 13% हमारा कहाँ से आया, देखो हमने अभी बोला था जब हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालते हैं तो वो हमारी रिलेट होगी, याद रखना, डिबेंचर से। क्यों, क्योंकि डिबेंचर हमारे लोन होते हैं जो कि हमारे डेट से रिलेटेड होते हैं। अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे तब वो हमारे प्रेफरेंस शेयर से या इक्विटी शेयर से रिलेट होंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो जाएगी, जो हमारा इंटरेस्ट है कितना है 13%, डिबेंचर इशू किए गए थे, इंटू
1 माइनस टी, टैक्स रेट हमें 40% दे रखा है, मीन्स 13% इंटू 1 माइनस टी। टैक्स रेट 40% था तो 40% को 0.4 कर लिया, 1 में से 0.4 देखो ये माइनस करके 13% से मल्टीप्लाई किया, हमारी कॉस्ट ऑफ डेट आ गई 7.8%। क्लियर हुआ? जो पीछे पढ़ाया है उसको जरूर से याद रखना। ये फॉर्मूला याद है, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू आई अपॉन एनपी इंटू 1 माइनस टी। आई अपॉन एनपी हमारा क्या होता है? आर ही तो होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है 13%। याद आया कुछ? बोलो बच्चों, तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते हो, ये बहुत ही खराब बात है। नेक्स्ट हमारी है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, हमें निकालनी है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल के लिए कितना कंपनी ने डिविडेंड पे करने ये का प्लान किया था, कंपनी ने डिसाइड किया था कि वो 6 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग डिविडेंड पे करेगी। लेकिन अब एक चीज इस पे हमें ध्यान देनी होगी, यहाँ पे जो हमारा प्रेफरेंस कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए थे? 14%। दैट मीन्स हम डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं? 100 रुपए का 14%, तो हमारा डिविडेंड कितना हुआ? 14 रुपीज। ठीक, अब जो ये हमारा नेट प्रोसीड है, इसमें यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एग्रीगेटिंग 3 लाख एट 5% डिस्काउंट। हमें 5% का डिस्काउंट भी मिल रहा है किस पर? इस प्राइस पर, ये जो फेस वैल्यू है या पार पर। तो 100 रुपए का 5% कितना हुआ? 5 रुपए। इस 100 में से 5 रुपए लेस कर दिए, हमारे कितने बचे? 95 रुपीज। हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी, प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया हमारा 14/95 इंटू 100। आंसर हमारा आ गया 14.74। क्लियर? नेक्स्ट अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के केस में हम क्या देख रहे हैं? हमने देखा कि डिविडेंड कंपनी दे रही है कितने? 6 रुपीज पर शेयर दे रही है। ठीक है, अब अगर कंपनी 6 रुपीज पर शेयर दे रही है, एक शेयर पर डिविडेंड दे रही है 6 रुपए, और शेयर का प्राइस कितना है? 10 रुपीज, तो टोटल डिविडेंड कितना हो गया? 60 रुपीज हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? और अपॉन मार्केट प्राइस हमें कितना दे रखा था? 24 रुपए। हमने क्या किया? 60 अपॉन 24 प्लस, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? 40% की ग्रोथ भी है। ठीक है, तो ग्रोथ रेट हम कैसे निकालेंगे? बोलो बच्चों, बोलो। बहुत गलत बात है, तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हो। अब हम क्या करेंगे? 40% की ग्रोथ है, दैट मीन्स 40/100। 40/100 हुआ, या फिर 0.4। हमने फॉर्मूला रख ही रखा है, फॉर्मूले में आधी वैल्यू रखी हुई है, प्लस ग्रोथ कर देना। ठीक है, जो आंसर आएगा टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करके, वो हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, ये तो अभी हमने अलग अलग सबकी कॉस्ट निकाली है। अब हमें क्या इसमें पूछा गया? टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? जो भी हमारे वेट्स हैं हमें वो असाइन करने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये वेट्स किस तरीके से आ रहे हैं ये तुम्हें ध्यान देना होगा। सबसे पहले जहां जहां से हमारे जो जो सोर्सेज हैं कंपनी के, क्या क्या सोर्सेज हैं? यहाँ पे देखो कंपनी ने कहाँ कहाँ से इशू किया है। कंपनी ने देखो क्या किया है, एक तो इक्विटी कैपिटल है उसकी कितने की? 6 लाख की। कहाँ से? 60,000 इक्विटी शेयर्स थे कंपनी के पास, जिसमें से एक का शेयर का प्राइस था 10 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 60,000 इंटू 10, मतलब 6 लाख हो गया, तो यहाँ 6 लाख हो गए। ठीक, प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे 3 लाख के, तो वो हो गए हमारे 3 लाख। फाइन, अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट है हमारा लास्ट है डिबेंचर। डिबेंचर कितने परसेंट की इशू किए थे? 5 लाख की। तो हमने जो कंपनी थी एचपी लिमिटेड, उसने टोटल कितना इशू किया? कितना इशू किया? 6 लाख, 3 लाख और 5 लाख। इन तीनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब ये तो अमाउंट हो गया, अब हमें वेट्स कैसे असाइन करने हैं? हम क्या करेंगे? इक्विटी कैपिटल के वेट के लिए क्या करोगे? जो 6 लाख है इसको डिवाइड करो 14 लाख से। बताओ जरा कितना आ रहा है? सुन रहे हो सब लोग?
बच्चों तुम ही लोगों से कह रहे हैं, एटलीस्ट हाँ या नहीं में रिस्पॉन्स तो दो। इसी तरीके से रहेगा अगर तो हम ऐसे नहीं पढ़ा पाएंगे। तुम लोग यस और नो में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते, हम जो बोल रहे हैं एटलीस्ट डिवाइड करके बताओ तो। क्लास ओवर होने के बाद सिर्फ ये पेज देखने से नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को। मत करो। हम ऐसे ही अब हम भी वर्बली फिर एक्सप्लेन करेंगे। इक्विटी कैपिटल के वेट के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्विटी कैपिटल का अमाउंट है उसको हम टोटल अमाउंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सेम यही काम हम करेंगे प्रेफरेंस कैपिटल के लिए। प्रेफरेंस कैपिटल का जो हमारा अमाउंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल अमाउंट से। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, डिबेंचर। डिबेंचर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डिबेंचर का अमाउंट है मीन्स 5 लाख रुपीज, उसको हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसको भी टोटल अमाउंट से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हमारे वेट्स आ जाएंगे। हमेशा याद रखना, जब भी वेट्स को ऐड करोगे वो 1 या 100 के इक्वल आने चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जो जो अब हमें आफ्टर टैक्स कॉस्ट भी निकालनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इस पे ध्यान दो। ये जो हमने कॉस्ट निकाली है, हम ऐसा एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये हमने टैक्स पे कर दिया है उसके बाद की कॉस्ट है। तो एक एक के लिए जो हमारी अब वैल्यू आई है वो हम कॉस्ट रख देंगे। इक्विटी कैपिटल के लिए हमारी कॉस्ट आई है 30 रुपीज या 30%। प्रेफरेंस कैपिटल आई है 14.74 और डेट आई है 7.8। हमने क्या किया, तीनों जहां जहां जो जो कॉस्ट थी उसको हमने एज इट इज क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हमने क्या पढ़ा था, जो भी कॉस्ट होती है उसके करस्पॉन्डिंग वेट से उसे मल्टीप्लाई कर देते। अब हमने क्या किया, इस 30 को 0.428 से मल्टीप्लाई किया, 14.74 को 0.214 से किया और 7.8 को 0.357 से किया। तो ये हमारी तीनों अलग अलग वैल्यूज आ गई। अब हमें टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, हम इन तीनों वैल्यूज का सम अप कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है बच्चों, तुम ही लोगों से पूछते हैं, तुम लोगों को इतना नहीं होता है कि तुम लोग कुछ रिस्पॉन्स दे सको कि आया समझ में, आया नहीं आया है। बोलो, तुम ही लोगों से पूछ रहे हैं। विमशा, बोलो बच्चों। ओके फाइन, ठीक है, अगर तुम लोगों को नहीं बोलना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से करो। इतना जितना आज हमने बताया है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको क्या करना, अपने आप से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू।